नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद विन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 12 बज चुके हैं, हाँ 12 से ज़्यादा हो चुके हैं, थोड़ी क्लास लेट हो चुकी है क्योंकि टेक्निकल इश्यू रहते हैं, इस वजह से क्लासेस थोड़ी सी लेट हो जाती हैं। लेकिन हाँ, क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता ही है कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको कई सारे सेट करा दिए हैं, जिसमें आपका 10वां सेट आज स्टार्ट होने वाला है। सेट का मतलब है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। तो 10वां है, इससे पहले आपकी 9 क्लासेस हो चुकी हैं और इसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस को देख सकते हैं कि आपकी 9 क्लासेस किस तरीके से मैंने पढ़ाई हैं। आप उस क्लास को देखने के बाद में आपको एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, क्योंकि ये क्लास रोजाना चलती है। कभी कभी दिक्कत होने की वजह से क्लास नहीं हो पाती, लेकिन हाँ क्लासेस ये है रोजाना चल रही हैं। तो आपको मालूम है 10वीं क्लास है, तो इसी के साथ में आप 10वें सेट के साथ में हमारे साथ में जुड़िए। और जितने साथी मेरे साथ में लाइव हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर दें, कि जब भी अपने साथी अपने इस क्लास के साथ में जुड़ें तो सेशन को शेयर करने के बाद में आप क्लासेस को लें, क्योंकि उसके बाद में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्लासेस को शेयर कर पाएँ। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप क्लासेस को पहले से ही शेयर कर दें, जिससे कि आपको मैं बार बार ना कहूँ कि भाई शेयर कर दो, तो पहले से ही शेयर करके बैठ जाना, फिर पढ़ते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जो चलिए जो साथी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? बढ़िया हैं? आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? गौरी अंबेडकर क्लास स्टार्ट करो सर। यहाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। शिवाजी द बॉस गुड आफ्टरनून। शिखा कुमारी एएसपी सभी को गुड आफ्टरनून। बस अब क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदी है? मूसी नदी जो है ये इनमें से किसकी सहायक नदी है? गौरी अंबेडकर बिल्कुल आई एम फाइन, मैं भी फाइन हूँ, आप भी फाइन हैं, सभी लोग फाइन ही रहें। फिर इसके बाद में क्योंकि फाइन रहेंगे तो एग्जाम भी अच्छे से ही जाएगा। एक सर आते ही वाय वाय, चलिए कोई बात नहीं। चलिए इस पे आते हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में एक आंसर आपका यहाँ पे सही होगा, वो आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से क्या आंसर सही होने वाला है। जल्दी से आंसर दीजिए। और आंसर क्या आया? किसी का भी आंसर नहीं आया है, तो मैं कहना चाहूंगा आंसर, हाँ गौरी ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, और ए है आपकी कावेरी नदी। तो यहां पे गौरी ने आंसर तो दिया है, लेकिन गौरी ने आंसर दिया है गलत। इसके लिए चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका, कृष्णा नदी। तो मूसी नदी जो है जिसके शहर के यानी इसके नदी के किनारे, इस मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद शहर स्थित है। और यहाँ पर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है, तो इसका मतलब है कि मूसी नदी जो है ये सहायक नदी है, और एक होगी आपकी मेन रिवर यानी मुख्य नदी, जिसके नाम से आपकी क्या जाने जाएगा? ड्रेनेज सिस्टम जाना जाएगा। और वो नदी कौन सी है? वो कृष्णा नदी है। और आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। और महाबलेश्वर से निकलने के बाद में कहां चली जाती है? ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो बे ऑफ बंगाल की तरफ में गिरने वाली ये नदी है, कृष्णा नदी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऋतु कुमारी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी इसका, कि मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और इसमें से अगर और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जैसे अगर मैं कावेरी की बात करूं तो प्रायद्वीपी भारत की वर्ष भर यानी सदा नीरा जो नदी है, सदा नीरा का मतलब है जिसमें वर्ष भर पानी रहता हो, तो उन्हें सदा नीरा कहते हैं। तो प्रायद्वीपी भारत में क्या है कि आपके यहाँ पे ग्लेशियर नहीं है। जब प्रायद्वीपी भारत में ग्लेशियर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ की जो नदियां होंगी वो कैसी होंगी? वो सीजनेबल होंगी, यानी जब भी बारिश का मौसम होगा तब भी बहेंगी। लेकिन उनमें से केवल एक नदी ऐसी है, कावेरी नदी, जो क्या है? ये प्रायद्वीपी भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है जो उसमें वर्ष भर पानी रहता है। इसे हम क्या कहते हैं?
हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। और जब मैं बोल रहा हूं दक्षिण की गंगा, तो की गंगा का मतलब है कावेरी, और दक्षिण गंगा बोल रहा हूं जिसमें मैंने की का यूज नहीं किया है, वो दक्षिण गंगा कौन है? वो दक्षिण गंगा आपकी गोदावरी है। दक्षिण गंगा जो है वो आपका नाम है नदी का, और दक्षिण की गंगा जो है वो कंपैरिजन है नदी का। किससे? हमारी नदी से, हमारी गंगा से। हाँ, साउथ की गंगा है, बिल्कुल। आंसर आपको मिल ही चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेडागास्कर, तो मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है, हमें यह बताना है। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल रितु कुमारी, साउथ की गंगा है। माय बेस्ट गुरुजी, प्रणाम भाई, माय बेस्ट स्टूडेंट, प्रणाम सभी को। ठीक है, ओके सर। चलिए, शिखा कुमारी ने भी आंसर दे दिया था। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर जो है वो आपका एक तरीके का, मैं बता दूं, द्वीपीय देश है, यानी अपने आप में एक आइलैंड है, और आइलैंड देश है, ये आइलैंड कंट्री है। आपको बताना है कि इन चारों में से कहां पर स्थित है, और ये मैं बता दूं कि अफ्रीका के तट पर स्थित है ये। ठीक है, आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका के तट पर स्थित है। ऑप्शन है आपका उत्तरी ध्रुवी, अटलांटिक, हिंद और प्रशांत। तो अब हमें क्या बताना है? सागर बताना है। तो कहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सागर में स्थित है? आंसर आएगा, क्या आया है? गौरी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, आंसर दिया है, और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया गौरी। आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं है। और रितु कुमारी का आंसर पढ़े है, अच्छा पढ़े तो हैं लेकिन याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। ठीक है, ये जो मेडागास्कर है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो आपसे कई बार मेडागास्कर के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो वो यही है। तो हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी देश कौन है? मेडागास्कर। और वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ऐसे ही आपका फोर्थ कौन सा है? तो फोर्थ आपका ये है मेडागास्कर। तो ये याद रखना कि वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है। आइलैंड का मतलब द्वीप है, तो फोर्थ लार्जेस्ट है, ये तो पता चली गया। अगर आपसे पूछा जाए पहला कौन सा है, सबसे पहला यानी पहला कौन सा है, वो आपको सभी को पता है कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो पृथ्वी का या फिर कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। और आपका फोर्थ कौन सा है? वो है आपका मेडागास्कर। और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी देश है। और कौन से सागर में? ये पता चल गया, हिंद महासागर में। दो क्वेश्चन गलत हो गए, देखो सी आंसर शिखा कुमारी। अच्छा गलत हो गए तो चलते हैं, गलत हो गए तो रुकना चाहिए, क्योंकि गलत हुए तो क्यों हुए हैं इन पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रस्तावना की बात हो रही है, संविधान में एक प्रस्तावना है, तो प्रियम्बल की जब बात करेंगे तो कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार की समानता के बारे में है, और कितने प्रकार की अखंडता के बारे में है। तो हमें इसी के आधार पर बताना है इनके कितने प्रकार हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन 3 5 2 1 का मतलब, मैं ऑप्शन बता दूं, 3 5 2 1 का मतलब क्या है? न्याय 3 होंगे, स्वतंत्रता 5 है, समानता 2 है, और अखंडता 1 है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा? दो क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब आपको रुकना चाहिए। दो क्वेश्चन के बाद में आगे के क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए। बता दीजिए आंसर क्या होगा, कितने? तो मालूम है आपको, ये तो मालूम है कि संविधान में प्रस्तावना है, ये तो सबको पता है कि संविधान में एक प्रस्तावना दी गई है। और अगर प्रस्तावना दी गई है तो इसका मतलब शिखा कुमारी ने अभी आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे मैं बता दूं, एक ही बात करते हैं, चलो एक को ही देखते हैं, शिखा कुमारी का ये आंसर देखते हैं। तो यहां पे जब बात करेंगे न्याय की, तो न्याय कितने हैं? तो न्याय हैं आपके 3। ठीक है, तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई। कौन से? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। कौन से? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो कितनी स्वतंत्रता है? 5 स्वतंत्रता की बात की गई। बिल्कुल रितु कुमारी, ऑप्शन नंबर ए है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, किसकी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता हमें दी गई है। समानता की मैं बात करूंगा तो समानता कितनी है? समानता है आपकी 2। कौन सी? एक अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। कितनी? अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। और अखंडता की मतलब क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, तो एक ही बार दिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। न्याय 3 है, स्वतंत्रता 5 है, समानता 2 है और अखंडता 1 है। ये किसमें? ये प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना में।
ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है शिखा कुमारी ने और ऋतु कुमारी ने, बहुत ही अच्छा। और पीयूष आ चुके हैं, बाय ऋतु, आती गायब। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सही युग्म का चयन कीजिए। अब हमारे पास में क्या है, 4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। 4 क्या है, अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च सेंटर दिए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए हैं, और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है उनके स्थान, उनकी जगह। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, सही है। तो सही बताना है, इनमें से 3 जो होंगे वो गलत होंगे, हमें बताना है सही। तो कौन सा यहाँ पे आंसर सही होगा। पहला है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो आलू का जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पर है, देहरादून में, ये आपको बताना है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, सलीम में। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। पीयूष ने डिलीट कर लिया। शिवा का आंसर है सी, एएसपी बता रहे हैं डी, शिखा कुमारी का सी, गौरी अंबेडकर ए। पीयूष ने फिर से बाय बोला है, अच्छा हाय बोला है। तो यहां पे क्या है, आंसर क्या होगा, देखो पहला है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो जो के आलू का रिसर्च सेंटर कहां पर है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका देहरादून में नहीं है, यानी इसका मतलब ये तो गलत है। तो ये देहरादून में नहीं है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कहां है, तभी तो हमें मालूम होगा कि देहरादून में नहीं है तो कहां पर है। तो आपका आलू का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहां पर है, ये शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो चमड़ा वाला कहां पे है, चा से चमड़ा और चा से हो गया चेन्नई, तो चेन्नई है आपका आंसर इसका। तो बी का मतलब यहां पे बी भी गलत है। सी जो दिया है यहां पे क्या है, सी दिया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जोधपुर में है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान की बात करेंगे तो औषधि वाला जो है ये कहां पर है, ये आपका लखनऊ में है, ना कि कानपुर में। तो आंसर आपको चारों मिल गए, मैंने चारों सही बता दिए कि सही क्या थे, गलत क्या है, यहां पे आपको मिल गया है। सॉरी सर जी, मेरे क्लास में आने से कुछ लोगों को जलन हो रही है। किससे जलन हो रही है भाई? भाई एक और बात याद रखें कि किसी को अगर जलन होती है तो उसे और जलाया जाता है, या तो वो जलन करना छोड़ देगा या फिर वो कहना छोड़ देगा। तो इस बात पर बात करते हैं, अगले पे आते हैं। चलो, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय, राष्ट्रीय समुद्र संस्थान का विज्ञालय शिमला, चेन्नई, जोधपुर, लखनऊ। बिल्कुल शिखा कुमारी सही आंसर है। और इसका आंसर क्या होगा, जो मैरीटाइम की बात आ रही है तो यहाँ पे समुद्र का आपका विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, इसका तो ऑप्शन सबको मालूम है, ये कहाँ पर है, गोवा में, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये गोवा में है, ठीक है, बिल्कुल गोवा में आंसर है। ऋतु कुमारी का आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 के बाद आते हैं दोनों। ये बताओ चलो, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हर्ष वर्मा, राधे राधे भाई हर्ष वर्मा। तो और बी कहता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी आपका वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के द्वारा, और स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्ष की बात की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात की जा रही है। क्या होगा इसका आंसर? शिवा राजपूत का आंसर है बी, ऋतु कुमारी का आंसर है डी, एएसपी ने बताया है ए आंसर, और शिखा कुमारी का आंसर डी आ चुका है। तो जो लोग यहाँ पे देखो डी के साथ हैं वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष हमेशा याद रखना, इसके अध्यक्ष होंगे लोकसभा। अगर आपका लोकसभा के स्पीकर नहीं है, लोकसभा के स्पीकर नहीं है, तो तब उसमें लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो करेगा, ठीक है। और यहां पे अगर मैंने मान लिया लोकसभा का स्पीकर भी नहीं है, लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब दोनों ना होंगे, तब राज्यसभा का उपराष्ट्रपति यानी जो उपराष्ट्रपति है ना, वो तब इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो याद रखना कि इसकी जो अध्यक्षता है, इसको हेड करने वाले कौन है, लोकसभा के स्पीकर। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं तो कौन, लोकसभा के उपाध्यक्ष। और लोकसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तब जाकर उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं
राज्यसभा के जो उपसभा, सॉरी उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा ये, लेकिन संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, इनवाइट कौन करता है? तो याद रखना संयुक्त बैठक को इनवाइट करने वाला होता है राष्ट्रपति। तो इनवाइट किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त बैठक इनवाइट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसी बात पर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बताना है कि प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर कौन है। सपना सरोज बनारसीगल, राष्ट्रपति आंसर नहीं होगा। इनवाइट करने वाले आपके राष्ट्रपति हैं, आंसर आपका लोकसभा का स्पीकर होगा। ओम बिरला, बिल्कुल, जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में वो कौन है? ओम बिरला हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और 7 आपके सामने है, और ये क्या कहता है, मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे सके। पहला कहता है कि हमारे पास में यहाँ पे कथन दिए गए हैं 2। कितने दिए गए? 2 कथन दिए गए हैं। अब दोनों में से हमें बताना है राज्य, अरे कौन सा सत्य है, तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, तो सही बताना है। और कथन पहला क्या कहता है कि शास्त्रीय नृत्यों में, जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की जो उत्पत्ति हुई है, तो शास्त्रीय नृत्यों में जो रस और भाव होते हैं ना, उनकी जो उत्पत्ति जो हुई है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। तो कथन फर्स्ट कहता है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से की शास्त्रीय नृत्यों की जो रस और भाव होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। कथन दूसरा है भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? उड़ीसा का है या फिर कहीं और का है, ये बताना है। तो हमें इन दोनों में आंसर बताना है। पहला कहता है आपका केवल सेकंड सही है, दूसरा कहता है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, तीसरा कहता है भाई दोनों ही क्या है, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है, और लास्ट कहता है कि पहला ही सही है। तो आंसर क्या आया है? डी आंसर है गौरी का, शिवा राजपूत का डी है, ऑप्शन नंबर डी। शिखा कुमारी ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी। तो जो लोग डी के साथ हैं वो बिल्कुल सही हैं। पहला है आपका कथन फर्स्ट, यानी जो कह रहे हैं कि भरत, जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें जो रस और भाव है ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? उनकी उत्पत्ति आपके भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन भरतनाट्यम की मैं बात करूंगा तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति आपकी उड़ीसा से नहीं, ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। तो आपका यहाँ पे कथन सेकंड क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे सही है, इसलिए केवल फर्स्ट कथन सत्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रॉन्ग गाय। हाँ जी बिल्कुल, तमिलनाडु से है, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु ही आंसर इसका होगा, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा दिया है तो गलत मानेंगे ना? ना माने? चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका देवी निशुंबा सुधनी। देवी, क्योंकि देवी का टाइम चल रहा है आपको ये तो पता ही है, आपके 9 देवी चल रहे हैं, 9 दुर्गा चल रहे हैं। तो यहाँ पे बात आती है देवी निशुंबा सुधनी का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? देवी निशुंबा सुधनी है, इनका जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया? ए है आपका पल्लव, बी है चोल, सी है गुप्तवंश और डी है मुत्तारय्यर। तो इसका आंसर क्या होगा? निशुंबा सुधनी का जो मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? और यहाँ पे आंसर दिया है सपना ने, बी आंसर, और एएसपी बता रहे हैं तुक्का डी, और सपना का फिर से आता है आंसर चोलवंश। तो यहाँ पे मैं बता दूं, पहले तो आपको पता होना चाहिए देवी निशुंबा सुधनी की बात। तो देवी निशुंबा सुधनी जो है ना, ये वास्तव में किसका रूप है? ये काली माँ का रूप है। किसका है? ये काली माँ का रूप है। तो ये मालूम होना चाहिए कि निशुंबा सुधनी किसका मंदिर है? ये काली माँ का मंदिर है। इसे हम और क्या कहते हैं? निशुंबा सुधनी तो कहते ही हैं, तो इसे काली अम्मन के नाम से भी जाना जाता है। तो काली अम्मन का मंदिर कहाँ पर है, ये किसने बनवाया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये वहां पर अब बात आ गई मंदिर की, तो है कहां पर ये भी तो पता हो। तो ये कहां पर है? तंजावुर में है, और तंजावुर कहां? तमिलनाडु में। तो ये कहां पर है आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु के मंदिर हैं। कौन सा? काली अम्मन का मंदिर या फिर देवी निशुंबा सुधनी का मंदिर। और पूछा जाए किसके द्वारा बनवाया जाता है, तो ये चोल वंश के द्वारा बनवाया जाता है, चोलों के द्वारा यहाँ पे बनवाया जाता है। ये याद रखना कि आपके जो चोल वंश की जो स्थापना की थी किसने की थी? विजयालय ने की थी। तो विजयालय के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। तो निशुंबा सुधनी का जो मंदिर है ये चोल वंश की स्थापना जिसने की थी, जिसका नाम था विजयालय, विजयालय के द्वारा ही यहाँ पर किसका निर्माण कराया गया? इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और ये किस में है तो पता है?
तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं, इसका मतलब साउथ इंडिया में जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली से बने हुए मंदिर हैं। किससे? द्रविड़ शैली से बने हुए मंदिर हैं। जय माता दी चित्रांशी चौहान, जय माता दी। हो क्या भाई? एएसपी पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बिल्कुल आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर आता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है यहाँ पे? 9 कहता है कि एक साधारण बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन होता है। साधारण बैटरी जो होती हैं तो इनमें कौन सा रसायन होता है ये पूछा जा रहा है। बैटरी मतलब क्या है? जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी हो गई, आपकी नॉर्मल जो बैटरी होती हैं, टॉर्च वगैरह, ये सबकी जो बैटरी होती है इनमें कौन सा रसायन होता है? ए है एथिलीन ग्लाइको, बी आपका सल्फ्यूरिक, सी है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और डी है एथेनॉल। तो कौन सा होता है? सपना ने बता दिया ऑप्शन नंबर बी, चित्रांशी ने भी बता दिया है ऑप्शन नंबर बी, शिवा का आंसर ऑप्शन नंबर बी और एएसपी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल चित्रांशी चौहान आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पे बिल्कुल सही है। तो जो बैटरी होती है ना, तो बैटरी के अंदर जो होता है ना वो क्या होता है? वो होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? तो वो होता है आपका H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और याद रखना H2SO, हाँ बिल्कुल H2SO4 होता है। इसका जो pH वैल्यू होती है वो कैसी होती है? वो हाई होती है, वो ज्यादा होती है। और ये भी याद रखना इसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। इसी वजह से pH वैल्यू ज्यादा हो जाने की वजह से क्या क्या बोला जाता है? इसे स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। और ये भी याद रखना कि जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। यानी रसायनों का सम्राट किसे बोला जाता है? हम लोगों में भी तो होते हैं सम्राट। गुड आफ्टरनून रूही, गुड आफ्टरनून। तो बात करते हैं कि रसायनों का सम्राट या फिर किंग ऑफ केमिकल्स कौन है? तो वो कौन है? वो आपका H2SO4 है, ठीक है। इसे क्या और क्या बोला जाता है? इसे ऑयल ऑफ विट्रॉयल बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्या है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉयल कौन सा है? ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी इसे ही बोला जाता है। और इसके अलावा और भी कुछ बोला जाता है तो याद रखना इसे मेटलिंग एसिड भी कहा जाता है। कितने सारे नाम है इसके, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बोला जाता है इसे? मेटलिंग एसिड भी बोला जाता है। तो कितने सारे नाम इसके हैं H2SO4 के। हाइड्रोजन सल्फेट भी इसका नाम है। तो हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, मेटलिंग एसिड हो गया, ऑयल ऑफ विट्रॉयल हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, किंग ऑफ केमिकल्स हो गया, कंप्लीटली आयोनाइज्ड केमिकल्स कौन सा है? वो भी यही है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? वो भी यही है। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं। तो जब भी इनमें से कोई भी नाम आपको दिख जाए वो सारे नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वो नाम आपके क्या होंगे? वो रसायनों के सम्राट के हैं। वो कौन से हैं? साधारण बैटरी में मिलने वाले केमिकल के हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? किसे वास्तुशिल्प का राजा कहा गया है? किसे वास्तुशिल्प का राजा कहा गया? क्योंकि उसके शासनकाल में विश्व मुगल साम्राज्य की कला एवं संस्कृति के अद्वितीय विकास का गवाह बना है। तो ऐसा कौन सा शासनकाल है या ऐसा कौन से राजा का या ऐसे कौन से बादशाह का शासनकाल है जिसको हमने क्या बोला? उसे वास्तुशिल्प का राजा बोला है। जिसके शासनकाल में क्या बने हैं? बहुत सारे मॉन्यूमेंट बने हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट का आंसर क्या हो जाएगा? सपना का आंसर है ए ऑप्शन और एएसपी के आंसर है ए और शिवा राजपूत का आंसर है ए। और जो लोग यहाँ पे ए के साथ हैं तो उनको मैं बता दूं वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। क्योंकि शाहजहां के शासनकाल को ही क्या कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को ही वास्तुशिल्प का काल कहा जाता है। वास्तुशिल्प का राजा किसे कहा जाता है? वो भी शाहजहां को कहा जाता है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज बनाई वो तो आप सभी जानते हैं, उसका नाम क्या है? ताज महल नाम है। तो ताजमहल बनवाने वाले कौन थे? सब जानते हैं, शाहजहां थे। और किसके लिए बनवाया था? अपनी बेगम के लिए बनवाया था। तो भाई एएसपी शांत होके पढ़ लो और कुछ बनवाओ पहले, ठीक है। इस पे आ जाओ, इस पे बात करते हैं। इसके अलावा और क्या बनवाया था? तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए रेड फोर्ट किसने बनवाया था। बिल्कुल, रेड फोर्ट जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? वो भी आपका शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी?
तो जामा मस्जिद भी बनवाने वाला कौन था? ये शाहजहां था। ये मैं वो बता रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जामा मॉस्क जो बोला जाता है। इसके अलावा मोती मस्जिद की बात की जाए तो मोती मॉस्क जो आपका लाहौर में है, मोती मॉस्क की बात की जाए, मोती मस्जिद आपकी कहां पर है? लाहौर में है। तो ये भी कहां, ये भी किसने बनवाया? ये भी आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। तो ऐसे सारे मॉन्यूमेंट जो बनवाए, जो आज के टाइम पे मेस्मराइजिंग है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो वो यही हैं जो इनको कहते हैं ना कि जब भी अगर आप आगरा आओगे तो आगरा में आने के बाद में आपको रेड फोर्ट और ताजमहल दिख जाएंगे। अगर आप दिल्ली पहुंचोगे तो दिल्ली में आपको क्या दिख जाएगा? दिल्ली में आपको मोती रेड फोर्ट कहाँ का? रेड फोर्ट, सॉरी, रेड फोर्ट दिल्ली वाला। तो रेड फोर्ट कहाँ का? ये दिल्ली वाला जो रेड फोर्ट है ये आपको वहां पे मिल जाएगा। ताजमहल आपको आगरा में मिल जाएगा। मोती मस्जिद की बात करेंगे तो मोती मस्जिद आपको लाहौर में दिखेगी और जामा मस्जिद जो है वो कहां पर? ये दिल्ली में दिखेगा। ठीक है, हाँ, आगरा का मोती मस्जिद, मोटी नहीं है मोटी मस्जिद। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय संविधान के अनुच्छेद इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, किसके तहत? तो मौलिक अधिकार इंटरनेट को घोषित किया गया है। हम लोग आज जो इंटरनेट पे इतने क्लासेस देख पा रहे हैं ना, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। अगर कोई रोकता है तो उसको आप कह सकते हो कि भाई मेरे को, कहते ना कि इंटरनेट चलाने से कोई नहीं, कोई रोके तो तुरंत कह दो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। तो एक्सेस टू द इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट इज विच आर्टिकल? तो आर्टिकल कौन सा है? गौरी अम्बेडकर वादी ने बताया 14, सपना ने बताया 19 और चित्रांशी भी बता रही है 19। पता नहीं है एएसपी को, शिव राजपूत बता रहे हैं 19। 75 होंगे क्या? 75 होंगे। कौन सा 75 है इसमें? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद को? आर्टिकल 19 वाले को। किसको? आर्टिकल 19। जो आर्टिकल 19 बता रहे हैं तो वो आर्टिकल 19 बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो आपका इंटरनेट को जो फंडामेंटल राइट घोषित किया गया वो आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। और आपसे पूछा जाए किस आर्टिकल के, तो आर्टिकल 19 ए के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 19 ए में हो गया है, आपको राइट टू इंटरनेट दिया गया है। आपको मालूम होगा फातिमा शिरीन के नाम से एक लड़की थी जिसे हॉस्टल में, यानी हॉस्टल में क्या था? एक, सर आंसर नहीं बदलूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर तो छोड़ो, मैं किसी चीज़ को बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे बात करूँ फंडामेंटल राइट की, यानी जो इंटरनेट है, तो फातिमा शिरीन वर्सेस आपका केरल की सरकार, एक केस था। कभी कभी केस पूछ लिए जाते हैं तो वो यहाँ पे भले ना पूछे, लेकिन आप अगर अच्छी तैयारी कर रहे हो तो फातिमा शिरीन की नाम की एक लड़की थी, तो इसने क्या किया था? केरल की सरकार के खिलाफ में यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे एक कंप्लेंट या फिर रिट डाली थी। तो वो यहाँ पे बात आती है इंटरनेट के फंडामेंटल राइट की। यहां पे क्या हुआ था कि फातिमा शिरीन जो थी, एक लड़की जो थी, एक अपनी ऑनलाइन क्लास पढ़ रही थी। तो ऑनलाइन क्लास पढ़ते पढ़ते हुआ क्या कि केरल में एक हॉस्टल था, जिस हॉस्टल में वो रहती थी, तो वो उस हॉस्टल में उसे जो प्रतिबंधित टाइम था ना, जो इस टाइम पे अब आप इंटरनेट, इस टाइम पे आप मोबाइल का यूज नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे उसे पढ़ने नहीं दिया गया। अब जब पढ़ने नहीं दिया गया, उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। अब केस कर दिया तो वो जीत जाती हैं। तो केरल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, यानी आपकी पढ़ाई को ना रोका जाए, इसके लिए एक योजना चलाई जाती है, वो आज भी चल रही है, के फोन के नाम से। तो के फोन क्या है? ये आपका इंटरनेट के अधिकार के लिए यहां पे एक योजना लेके आया केरल फाइबर ऑप्टिक्स वाला। क्या है? के से हो गया आपका केवल, और एफ से हो गया फाइबर, ओ से हो गया ऑप्टिक्स और एन से हो गया नेटवर्क। तो के फोन जो है वो क्या है? केरल की इंटरनेट के लिए सुविधा दी जाने वाली एक आपकी योजना है, केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के नाम से। इसी तरीके से भारत ने भी यहां पे काम किया, भारत नेट प्रोग्राम के नाम से। तो आप देखते हैं वाईफाई आपको कहीं कहीं पे, जैसे आपका स्टेशन है तो स्टेशन पे आपको वाईफाई फ्री मिल जाता है। कभी कभी कहीं कहीं हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें वाईफाई फ्री मिलता है। उसका रीजन क्या है? वो भारत नेट प्रोग्राम के तहत आपको फ्री इंटरनेट दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको हॉस्पिटल वगैरह जो भी आपकी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर आपको मिल जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरनेट जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सेस या एक्सेस टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट जो होता है वो आपका। बस करो एएसपी भाई। भाई एएसपी अगर देखो फालतू की यहां पे बकवास चलेगी तो यहां पे आपको कर दिया जाएगा ब्लॉक। ठीक है, पहले ही बता देता हूं। ठीक है, जो भी है आपका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहां पे फालतू की बकवास होगी मैं कर दूंगा ब्लॉक।
चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई की बातें यहाँ पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, किस बल के कारण गतिशील पिंड वायु तथा जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं? किस गोलार्ध में किस बल के कारण गतिशील पिंड उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ, यानी यहाँ पे बात आ रही है अर्थ की, तो गोलार्ध कहाँ पर है? अर्थ में, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक आपकी अर्थ है। तो दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पे है? तो ये आपकी इक्वेटर है। इक्वेटर के नीचे वाला जो पार्ट है इसे कहा जाता है साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? साउथ हेमिस्फीयर, और इसे बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ का मतलब उत्तरी, हेमिस्फीयर का मतलब गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, साउथ हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध नीचे है। तो बता दो क्या आंसर होगा। सपना ने आंसर दिया ए, शिवा का आंसर ए है, गौरी का आंसर, ऋतु का आंसर, सभी का आंसर आ रहा है ए। तो यहाँ पे कोरोलिस इफेक्ट बिल्कुल सही बताया है कि जैसे आप इक्वेटर की बात करेंगे तो यहाँ पे पृथ्वी जब घूमती है तो पृथ्वी घूमने पर क्या होगा, पृथ्वी कैसे घूम रही है? ये घूम रही है आपकी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूमती है। तो इस तरीके से ये घूमती है। अब जब ये घूमेगी तो इसमें जो हवाएं होती हैं वो हवाएं क्या होती हैं, अपनी गति को यहाँ पे क्या कर लेती हैं, यहाँ पे जैसे हवाएं जो होंगी वो यहाँ की इस तरीके से चलती हैं। तो यहाँ होता क्या है, तो इसकी वजह से जो ऊपर से हवाएं आ रही हों या फिर इससे यहाँ से नीचे से हवाएं आ रही हों, तो ये कोरोलिस इफेक्ट की वजह से ये इन हवाओं से टकराने पर क्या हो जाता है, ये अपने लेफ्ट मुड़ जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे जब ये आ रही होती हैं ये भी अपने कहाँ मुड़ जाती हैं, ये अपने राइट मुड़ जाती हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपने राइट मुड़ना और लेफ्ट साउथ हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट मुड़ जाना, ये किस वजह से होता है? ये कोरोलिस इफेक्ट की वजह से होता है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। और पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एक फोर्स यहां पे काम करता है, उसका नाम ही क्या है? कोरोलिस इफेक्ट काम है। ठीक है, बिल्कुल ए पता नहीं है चित्रांशी को, कोई बात नहीं है। अब पता चल गया, शिव राजपूत का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बी है आपका अंतर्जात बल। तो बेटा जो है शिव राजपूत, अंतर्जात जो बल होता है जो पृथ्वी के अंदर जो काम कर रहा है, पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर जो काम कर रहा है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, और पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स, और पृथ्वी की गति के कारण जो काम कर रहा है उसे कहते हैं कोरोलिस फोर्स। ठीक है, तो यहां पर आंसर होगा कोरोलिस फोर्स। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और 13 आपसे क्या कहता है? 13 कहते हैं आपका जब प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। तो जैसे आपकी कोई वस्तु है उसकी कीमतों में आ रही है वृद्धि, तो कीमतों में वृद्धि का मतलब क्या है भाई? आपके इकोनॉमिक्स का जितना भी पार्ट है वो सब एक ही चीज पे डिपेंड है, किस पे? सप्लाई पे। ठीक है, डिमांड और सप्लाई पे। डिमांड ज्यादा, जिसकी डिमांड ज्यादा तो उसकी सप्लाई इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर पूरा इकोनॉमिक्स आपका डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड है। अब बात आती है कि अगर वस्तुओं की कीमतों में प्राइस जो है वो बढ़ जाए, तो बढ़ जाने पर जो मांग का वक्र जो होगा, यानी जो आपका यहाँ पे क्या बनने वाला है, ग्राफ जो बनेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो बाय किसका, यानी आउटर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, स्थिर रहेगा, यानी उसमें कोई भी फर्क नहीं रहने वाला। सी कहता है कि पहले तो वो अंदर की तरफ जाएगा और फिर वो बाहर की तरफ जाएगा। और डी कहता है कि आंतरिक किसका है, यानी इंटर, यानी जो आपका जो होगा ग्राफ बनेगा वो अंदर की तरफ आता हुआ बनेगा। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ठीक है, चित्रांशी का आंसर है, गौरी का सी आंसर है, सी बता रहे हैं शिवा, इट्स शिवा। गुड आफ्टरनून शिवा। सपना ने बताया मांग की मांग कम हो जाती है मांग की मांग कम हो जाती है, वो तो फिर अब मैं बोलना नहीं चाहता। जिसकी मांग का मतलब जिसके बाल नहीं है उसकी मांग ही नहीं है। लाइक कर दो भाई, बिल्कुल चित्रांशी चौहान की बात मान लो यार, को सब लोग चित्रांशी चौहान की बातों को सुनो। उन्होंने बोला है कि लाइक कर दो, सभी लोग कर दो लाइक, शेयर कर दो सब लोग। टाइपिंग मिस्टेक। तो यहां पे याद रखना कि जब भी मैं इसकी बात करूंगा डिमांड एंड सप्लाई की या फिर प्राइस के बढ़ने की, तो जैसे आपका ये है तो ये आपका यहां पे ग्राफ बनेगा, ये तो आपको पता है। अब होगा क्या यहां पे, तो यहां पे ये होगा कि जैसे आपका एक ये तो हो गया आपका प्राइस का, ठीक है, ये किसका हो गया, ये है प्राइस का, और ये है आपकी डिमांड का। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि अगर मैं प्राइस को बढ़ा दूं, मैं प्राइस को बढ़ाऊं, तो जब किसी के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डिमांड घट जाएगी। तो यहां पे डिमांड क्या होगी, घटेगी। प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेंगे तो, प्राइस अगर घटे तो डिमांड बढ़ जाएगी। भाई अगर मैं महंगा क्यों लूंगा, मुझे पता है ये चीज 10 रुपए में मिलती थी, तो 10 वाली चीज को मैं 15 में क्यों लूंगा,
तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पे उसकी डिमांड यानी कुछ दिनों के लिए मैं उसको, जैसे मान ली पेप्सी और कोको कोला की बात करूं, तो पेप्सी आती है 10 रुपए की, कोको कोला आ रही है 15 रुपए की। तो यहां पे हमें पता है कि पेप्सी अगर 10 रुपए में मिल रही है और कोको कोला 15 की मिल रही है, तो मुझे दोनों चीजों में सेम ही है, दोनों चीजें लगभग सेम ही होती हैं, तो मैं 15 क्यों खर्च करूंगा, मैं 10 की खर्च करूंगा। तो यहां पे यही बात आ रही है कि पेप्सी की डिमांड बढ़ाने के लिए क्या होगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी कोको कोला पेप्सी में, तो वो जो ग्राफ होगा यहां पर वो बाहर की तरफ भागने लगेगा। कैसे, तो यहां पे इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाता है। अब इस तरीके से अगर वक्र बनेगा तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये आगे बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ेगी और बढ़ेगा और बढ़ेगी और बढ़ेगा। और प्राइस यहां पे किसके बढ़े थे, प्राइस तो आपके पेप्सी के कोको कोला के बढ़े थे। मैं अगर बात करूं पेप्सी है, यहां है कोका कोला, तो यहां पे अगर पेप्सी 10 रुपए की मिल रही है, कोको कोला 15 का मिल रहा है, तो होगा क्या, तो यहां पे कोको कोला के प्राइस बढ़ गए। तो प्राइस बढ़ने पर यहां पे क्या होगा, तो मैं जो यहां पे शिफ्ट होने लगूंगा, तो शिफ्ट किस पे हो जाऊंगा, 10 रुपए पे। तो पेप्सी की यहां पे क्या करूंगा, पेप्सी की डिमांड बढ़ा दूंगा। तो डिमांड भले ही प्राइस इसके बढ़े, लेकिन डिमांड मैंने पेप्सी की बढ़ा दी, तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो आपका वक्र जो होगा वो बाहर की तरफ जाने लगेगा। यानी डिमांड मैंने किसकी बढ़ा दी, पेप्सी की बढ़ा दी, और जैसे ही पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो क्वांटिटी किसकी बढ़ेगी, डिमांड किसकी बढ़ेगी, पेप्सी की। तो ये बाहर की तरफ भागता चला जाएगा। इधर 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 आपका प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, किसका, कोको कोला का, तो उसकी तो डिमांड कम हो गई, लेकिन आपकी पेप्सी की डिमांड ज्यादा हो गई क्योंकि प्राइस कम है, तो ये आगे का तरफ चला चला जाएगा, यानी बाहर की ओर। हेलो सिंपी गौतम, सभी लोग पढ़ लो प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा कि जब भी प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। तो जहां पर भी जब भी प्राइस बढ़ने की बात आ जाए, यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। तो पेप्सी से कोको कोला जाने के मतलब है कि मुझे ज्यादा पैसा खर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोको कोला से पेप्सी की तरफ आऊंगा। मैं क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, यानी मैंने अपनी जगह चेंज कर दी, और चेंज करी तो मैंने दूसरे की डिमांड को बढ़ा दिया, और दूसरे की डिमांड को बढ़ाने पर क्या हुआ, डिमांड वाला ग्राफ आगे की ओर जाएगा, और आगे की तरफ ऐसे प्लेन की तरफ सीधा निकल जाएगा, जिसका मतलब है कि ग्राफ जो होगा वो आउटर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14 क्या कहता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का मतलब क्या है, तो ये होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें सीईसी के नाम से जाना जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है ये पूछा जा रहा है। सर सर्दी हो रही है, कोको कोला पेप्सी छोड़ो, तो भाई और किसी की चीज़ और किसी और चीज़ पे बात कर लो। अगर सर्दी हो रही है तो बात करते हैं सूप पर। सूप है, दो टाइप के सूप आते हैं, तो उन सूपों की बात कर लो, सूप के अकॉर्डिंग बात करो, कौन सा सूप अच्छा है, नॉर का सूप आता है या मैगी का सूप अच्छा है, देख लो। 6 ईयर और 65 ईयर्स बताया आदित्य चौधरी ने, गौरी ने बताया ए, सपना का आंसर ए है, सिंपी बता रही है ए। चलिए यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है क्लियर, मुझे लगता है बिल्कुल दिख रहा है सामने, और अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, क्यों नहीं दिख रहा है यार, ऐसे ही बोल देते हो कुछ भी, मुझे तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है, तो याद रखना इनका जो कार्यकाल होता है, या तो उन्हें 6 साल हो जाएं, ठीक है, या तो वो अपना 6 साल का पूरा कार्यकाल कर लें, या वो पहले 65 के हो जाएं। तो यहां पे जो भी चीज पहले होगी, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, अगर मान लो वो 58 साल की उम्र पे बने थे, मान लो 58 साल की उम्र पे क्या बने, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, तो यहां पे बताओ 65 साल पहले होंगे कि 6 साल पहले होंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं इसमें 6 साल बढ़ा दूं तो ये तो अब 64 के हो गए, तो इसका मतलब इनका रिटायरमेंट कब होगा, इनका रिटायरमेंट जो हो जाएगा 64 साल पे। अगर मान लो ये क्या हो गए, ये 60 पे बनते हैं या 61 पे बनते हैं, तो 61 पे बनने पर क्या होगा, तो ये 65 पर रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि पहले आपका 65 वर्ष आ जाएगा। तो ये याद रखना कि इन दोनों में कोई भी चीज अगर पहले हो, चाहे वो 6 वर्ष हो जाएं चाहे वो 65 वर्ष हो जाएं, तो यहां पे उनका कार्यकाल जो होगा वो यही होगा, 6 या 65। ठीक है, यहां पे अब मैं बात करता हूं, चलो
1+2 का कॉन्सेप्ट, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और दो कौन होते हैं, दो होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तीनों के नाम बताओ। और आर्टिकल आपको पता है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक होते हैं, आर्टिकल 324 से 329 तक। लेकिन याद बताना है मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। तो जल्दी से बताओ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है। किसकी क्वालिटी बढ़ाऊं, अपने नेट की या फिर अपने जो वीडियो चल रहा है उसकी क्वालिटी बढ़ाने की बात हो रही है, और किसकी क्वालिटी, भाई पेप्सी कोको कोला की क्वालिटी थोड़ी ना। आज मुझे टाइम नहीं है, ठीक है टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, इतना तो होगा, 10-15 मिनट की बात है बस। चलो इसका आंसर आपको देना है, मैं आगे बढ़ता हूं, जल्दी से आंसर आना चाहिए। क्या आंसर होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। नेटवर्क एरर, कोई एरर नहीं है भाई रस्सेवा राजपूत, कोई भी एरर नहीं है। आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे भी एक्सलेंट कनेक्शन है, मेरा फोन भी सही चल रहा है और अभी तक किसी की भी शिकायत नहीं आई है कि अच्छा, बस क्वालिटी की बात आई थी तो क्वालिटी बढ़ जाएगी तो और अच्छा है। भाई आदित्य चौधरी तुम्हें यार सबसे बात करनी होती है, लेकिन ये नहीं है पढ़ लो, पढ़ने के अलावा सारी चीजें करवा लो इनसे। आ गया द ग्रेट इंडियन नॉवेल, कोई बात आती है तो ग्रेट इंडियन नॉवेल द्वारा किसके द्वारा लिखित है, किसने लिखा है ग्रेट इंडियन नॉवेल, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत का एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है। इसका मतलब क्या है कि महाभारत पर आधारित है, तो महाभारत पर आधारित एक नॉवल जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवल, एक किसके द्वारा लिखा गया है, आंसर बता दो। सर मेरी डीपी लगी है, अच्छा ये भी मैं ही बताऊं कि मेरी डीपी, भाई मैं तो देखता नहीं हूँ डीपी किसकी लगी है किसकी नहीं लगी, लेकिन हाँ दिख रही है, इतना पता है कोई है, यहां से जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हाँ कोई तो है। चलो अरमान राजा का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। अरे सर कुछ स्टडी से रिलेटेड भी बात हो सकती है, हर चीज़ गलत नहीं हो सकती है ना सर। भाई मैं स्टडी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ने की, मैं नहीं कह रहा हूँ कभी इससे कभी उससे, क्या यार पहले पढ़ लो भाई। आंसर आ चुका है बी आंसर, तो यहां पे आंसर बिल्कुल सही है। शशि थरूर के द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो लिखा गया, ये महाभारत पर आधारित एक नॉवेल है, जहां ये किसके द्वारा लिखा गया, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर। इनके अलावा अगर बुक और आती हैं, बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी है, पैक्स इंडिया के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी, पैक्स इंडिया के अलावा इन्होंने बहुत अच्छी एक बुक लिखी जिसका नाम है मैं हिंदू क्यों हूं, वाई आई एम हिंदू, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक बुक इनका नाम क्या है, अंबेडकर, एक बुक है जिसका नाम क्या है, अंबेडकर अ लाइफ, तो ये भी किसने लिखी, तो आपसे अगर ये पूछा जाए ये भी किसकी हैं, शशि थरूर की हैं। पैक्स इंडिया, वाई एम आई हिंदू, अंबेडकर अलाइव, ये सारी बुक किसकी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक तरफ आपको दिया है नदियों के प्राचीन नाम, दूसरी तरफ दिए हैं नदियों के जो मॉडर्न नेम है उनके बारे में, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि जो नदियों के पुराने नाम है उनके आज के टाइम पे नाम क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताना है। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे आपके सामने कई सारी नदियां हैं, कौन कौन सी नदियों के बारे में दिया गया है, यहाँ पे सरस्वती नदी के बारे में, परुष्णी नदी के बारे में, शतुद्री के बारे में और बिपाशा के बारे में। तो यहाँ पे कौन से आंसर सही होंगे, द ग्रेट इंडियन नोवेल, बिल्कुल ग्रेट इंडियन नोवेल जो है वो आपका शशि थरूर का है। चलिए आंसर क्या होगा इसकी बात करते हैं। तो यहां पे आपके सामने कई सारी लिखी हैं, जिसमें से आपकी अगर मैं बिपाशा की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बिपाशा की बात करता हूं। तो बिपाशा नाम जो है सर चित्रांशी चौहान, मुझे लगता है आपका वीडियो जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि अब जो आंसर आया है वो आपका शशि थरूर आया, और शशि थरूर जो है वो आपका पिछले वाले क्वेश्चन का है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लो। अगर नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, नहीं तो आपका जैसे चल रहा है वैसे चला लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह है कि आंसर दोगे तो वो पुराने वाले का आएगा। ऋतु कुमारी का, गौरी का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो बिपाशा जो नाम है, यहां से चलते हैं, बिपाशा जो नाम है वो किसका है, ब्यास नदी का नाम है, तो डी का हो जाएगा 2। लो डी का हो गया 2, तो यहां से मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी 4132, क्योंकि डी का 2 केवल एक ही है।
तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात करते आगे की शतुद्री का, तो शतुद्री जो है ये किसका नाम है, ये सतलज का नाम हुआ करता था पहले। सतलज जो नदी है आपकी, सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, शतुद्री है। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3। बाकी परुष्णी नदी जो है, परुष्णी नदी का जो पुराना नाम है वो आज के टाइम क्या है, रावी नदी का नाम है। तो परुष्णी किसका था, ये रावी का, रावी है आपका 1 पे और सरस्वती का है आपका 4। तो 4132 आंसर हो जाएगा, ये मिल चुका है पहली बार में ही। सबसे पहले विपाशा हाँ बिल्कुल, सबसे पहले विपाशा की बात करी मैंने भी ऐसे ही किया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। आंसर ऐसे ना, आंसर ऐसे आंसर जल्दी निकलते हैं कि अगर हमें 1 या 2 पता चल जाए उससे हम आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कुछ होते हैं ना, वो आपके सारे सेम नहीं मिलते, कोई ना कोई तो आपका डिफरेंट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व सांख्यिकी दिवस। हाँ अब पीछे थे, अब आगे आ जाओ। शिवा राजपूत थैंक। चलो, विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, सामने आपके सामने डेट है 18, 19, 20 और 21, और चारों डेट आपकी 1 अक्टूबर की है। और आपको पता है अक्टूबर चल रहा है, तो इस महीने आपको विश्व सांख्यिकी दिवस मिलने वाला है। तो यूएन इसे स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा मनाया जाता है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। सर जी मुझे पता था, चित्र बिल्कुल पता होना चाहिए। चित्रांशी का आंसर आ चुका है डी 18 अक्टूबर। अमन राजा सी बता रहे हैं, गौरी ने आंसर बताया शायद बी, तो बी है आपका 19 अक्टूबर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, जैसे वर्ल्ड स्टैटिक्स डे के नाम से जाना जाता है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल ऋतु कुमारी, ए नहीं है ना, ए सी आंसर है। ऋतु कुमारी ने सही दिया है, सपना का आंसर सही है, शिव बघेल का भी आंसर सही है, सी बी। तो यहाँ पे क्या है, 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और पहली बार अगर पूछा जाए तो 2010 को मनाया गया, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, 2010 से मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। और अगर मैं बात कीजिए तो वर्ल्ड की बात आ गई, इंडिया का कब है, सर सपना बहुत पढ़ती है। हाँ जी तुम भी पढ़ा करो शिव राजपूत, तुम्हारे भी आंसर सही जाएंगे, कोई तो पढ़ता है ना, पढ़ोगे तभी तो आंसर जाएंगे। चित्रांशी चौहान ने आंसर दिया है 29 जून, बिल्कुल। सांख्यिकी के जो क्षेत्र होते हैं, स्टैटिकल्स डे की बात कर रहे हैं, जब मैं बर्ड की बात करूंगा तो आपका क्या है 20 अक्टूबर है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिकल डे बनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, ये तो बर्ड का है। नेशनल की बात आए तो नेशनल का मनाया जाता है आपका कब, 29 जून को। याद रखना कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। और ये भी याद रखना किसके दिवस पर मनाया जाता है, तो ये आपके एक थे महालनोबिस। तो महालनोबिस के योगदान के सम्मान के लिए इस दिन को मनाते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि इसके लिए एक मंत्रालय भी है हमारे यहाँ पे जो मनाता है इसको, उसका नाम क्या है, मॉस्पी मंत्रालय। तो याद रखना मॉस्पी मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया जाता है, जिसे कहते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सर का तो भाग रहा है चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। सही क्रम के अकॉर्डिंग मतलब इसको डेट वाइज, ये यानी ईयर वाइज बताना है कि किस ईयर में कौन सी घटना पहले हुई थी और किस ईयर के अकॉर्डिंग कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कि यहाँ पे चौरी चौरा कांड जो है ये कब होता है, बारदौली प्रस्ताव कब लाया जाता है, और आपका असहयोग आंदोलन का स्थगन कब होता है। क्या आंसर होगा, डे याद नहीं होते, ये तो करने पड़ते हैं ये डे। एक बात याद रखना ऋतु कुमारी, जो डे जो होते हैं ना, याद केवल आपको 5 से 6 महीने के करने होते हैं जब भी आपका कोई एग्जाम हो। वैसे अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डे निकाल कर लास्ट 6 मंथ्स के डे आप याद कर लो, मोस्टली वही पूछे जाते हैं। जैसे अगर आपका जैसे अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर से पहले के आप याद कर लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के, तो इनमें से आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। गौरी ने आंसर दे दिया है बी, साइड लो। प्रिया साहनी, सर क्लास हो गई क्या, नहीं अभी तो नहीं हुई है, अभी तो आपका 18वां क्वेश्चन चल रहा है और इसके बाद में 2 से 3 क्वेश्चन और होंगे। ऑप्शन नंबर डी आ चुका है ऋतु कुमारी का। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, चौरी चौरा कांड की मैं बात करूं तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था आपका गोरखपुर में, ठीक है।
और इसका जो डेट है वो क्या है, इसकी याद रखना 4 फरवरी इसकी डेट है। अब यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग नहीं, ईयर वाइज होगा तो 1922 में होता है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में होता है। इसी के बाद में असहयोग आंदोलन का स्थगन की बात करते हैं। स्थगन का मतलब है यानी खत्म कब हुआ था, शुरू कब हुआ था, ये भी तो पता होना चाहिए। तो याद रखना असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। कब होता है? 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, शुरू होता है। लेकिन इसका जो एंड होता है वो कब होता है, इसका 12 फरवरी को एंड होता है। तो ये याद रखना 12 फरवरी को इसका एंड होता है। कब? 1922 में, यानी स्थगन की बात करते हैं, यानी खत्म कब होता है, 12 फरवरी 1922 को। किसकी वजह से होता है? चौरी चौरा कांड की वजह से होता है। ठीक है। और बारदौली आपका प्रस्ताव जो है ये भी आपका कब आता है, ये भी आपका 12 फरवरी 1922 को आता है। कब आता है? ये भी इसी के बाद में 12 फरवरी 1922 को आता है। तो आंसर कौन सा होगा सर जी? और कितने क्वेश्चन है? ये तो बस 3 क्वेश्चन और हैं आपका चल रहा है यहां पे। बता दी क्या आंसर होगा। पहला है आपका चौरी चौरा कांड। तो सबसे पहले आपका 4 फरवरी को चौरी चौरा कांड होता है। उसके बाद में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन होता है। फिर उसके बाद में स्थगन होता है। लास्ट में शाम को बारदौली प्रस्ताव आता है। ये तो 1922 की घटनाएं हो गई, तीनों ही 1922 की घटनाएं हैं। ठीक है, तीनों ही 1922 की घटनाएं। ये 4 की है, ये 12 की है और ये शाम के 12 की है। बताओ ए होगा? हाँ बिल्कुल ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डी नहीं होगा ए ही होगा। एक और आ गया। फिर निम्न को सही कालक्रम में स्थित लगाइए। सही कालक्रम के अकॉर्डिंग क्या है कि इनमें से बताना है कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था। ये फिर वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर आप खुद देखो। सबसे पहले इसमें ये देखो कि आपको जो आंदोलन मिल रहे हैं ना, असहयोग, नेहरू, साइमन और भारत छोड़ो, सब में लगभग सेम है। तो सेम है तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं आपका असहयोग आंदोलन, फिर है आपका नेहरू रिपोर्ट, नेहरू के बाद में आपका साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन के बाद है आपका भारत छोड़ो। इसी की बात करते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग मैं चेक कर लेता हूं। तो सबसे पहले क्या है, असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन आपको पता चल गया है, अभी मैंने बताया था 1920 से स्टार्ट होता है और 1922 में इसका ये खत्म होता है। नेहरू रिपोर्ट की बात करूं तो नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1927 में आती है। साइमन कमीशन 1928 में आता है और भारत छोड़ो प्रस्ताव जो 1942 में आता है। ये तो आपको डेट पता चल गई। अब आपका आंसर निकल आया। तो आंसर कौन सा होगा? सबसे पहले असहयोग, फिर उसके बाद में आपका नेहरू, फिर आपका साइमन और फिर आपका भारत छोड़ो। ये तो सीधा सीधा ही है। तो कौन सा हो गया? असहयोग, फिर आपका अच्छा, एक गड़बड़ होगी मुझसे। साइमन कमीशन जो भारत आता है वो 1927 में आता है। ये है 1927 में। नेहरू आता है नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। तो आंसर अब चेक कर लो। तो पहले कौन सा होगा? पहला होगा आपका असहयोग, दूसरा होगा आपका साइमन कमीशन, तीसरा होगा नेहरू रिपोर्ट और चौथा होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 1 3 2 4 इसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सा है। तो पहले आपका असहयोग है, फिर है आपका नेहरू, नहीं सॉरी साइमन, तो साइमन कमीशन, फिर नेहरू, भारत छोड़ो। बी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मैं ठीक, तुम राधे राधे सचिन भाई साहब। ऋतु कुमारी का आंसर है सी। सपना का आंसर नहीं आया। हार्दिक दुबे यस सर। चलिए मैंने बता दिया। सबसे पहले आपका इनमें से असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद साइमन कमीशन आया था 1927 में, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब पता चल गया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गोकुल पुरस्कार। अच्छा, गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? ए आपका कृषि उत्पादन में बढ़ावा, कृषि जो उत्पादन होते हैं उनमें बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। बी आपका है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। डी है आप सी है खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए, और डी यहाँ पे क्या है? बागवानी में बढ़ावा देने के लिए। तो गोकुल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आंसर आ चुका है। हार्दिक दुबे का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋतु कुमारी का बी, सपना का बी, सेवा का बी, रूही का ओके ओके, चित्रांशी बाकी सभी के बी आ रहे हैं। प्रिया साहनी ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, बी फॉर बाहुबली। बिल्कुल सचिन, बी फॉर बाहुबली। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गोकुल पुरस्कार है मोस्टली आपका क्या है? गोकुल पुरस्कार मथुरा से रिलेटेड मान लो। तो यहां पर दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन में जो सहकारिता है उसको बढ़ावा देने के लिए तो यहां पे क्या किया जाता है? इनको कंपटीशन कराया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कंपटीशन कराया जाता है। जैसे आप में चल रहा है ना, कैसा कंपटीशन है ये? हेल्दी कंपटीशन है। इसमें क्या होगा?
जो भी डेयरी होगी, यानी जो भी डेयरी होगी उनको इनकरेज किया जाएगा, किसके लिए, कि वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बने। तो जो यहां पे सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कराता है उसे क्या दिया जाता है, उसे गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बाय 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 बाय, होगी बाय बाय। चलिए अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बीआरएमएल का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे बाय तो पहले ही हो चुकी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है कि यहाँ पे कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक वर्ड है आपका बीआरएमएल, इसका अर्थ क्या होता है, VRML। और सामने आपके सामने चार ऑप्शन है, विजुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज, वर्चुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज, विजुअल रियलिटी मशीन लैंग्वेज और वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। चार ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है बीआरएमएल क्या होता है, बीआरएमएल की फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको मैंने आपको लाइव क्लास में अगर आपका मन है तो दे सकते हो, बाकी इसको जितने भी साथी मेरे को इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको क्लास कैसी लगी होगी, मुझे लगता है अच्छी लगी होगी। और यहाँ पे आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो साथी मेरे साथ में पुराने हैं वो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि उनको भी ये फायदा मिल चुके कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो आपके एसएससी जीडी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जहां पर प्रीवियस ईयर की बात आ जाए तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होता है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो एसएससी जीडी या मैं कहता हूं एसएससी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तब भी आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे आप वो सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बस लेवल का फर्क होता है, किसी में आपका लेवल छोट कम आता है, किसी में हाई लेवल आता है, बस थोड़ा सा इसका फर्क है, बाकी क्वेश्चंस वही रहते हैं। क्वेश्चंस करने का तरीका, लैंग्वेज का तरीका आपका चेंज होता रहता है। तो इसी तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। और जितने साथी एडवोकेट से बात करनी, झूठे केस के लिए, चलो सर जी मैं हर क्लास लाइक करते हो, बहुत ही अच्छा है गौरी, अगर आप लाइक करते हो बहुत ही अच्छा है। और अपने जो साथी हैं उनको शेयर जरूर किया करो। और कुछ लोगों से मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा कनेक्शन ना बनाएं, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कनेक्शन टूटते हैं बहुत जल्दी जल्दी। लगता है कि नहीं टूटेगा लेकिन हाँ टूटता जरूर है। चित्रांशी ऑन बिल्कुल, थैंक यू, जिसको अच्छी लगी उसके लिए बस वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। भाई जितने आप लोग होते हो ना, 17 18 20 22 25 तक पहुंच जाते हो, लेकिन लाइक मुझे कितने मिलते हैं, उतने भी नहीं होते हैं। कम से कम इतना तो इतना तो रखा करो। हार्दिक दुबे, चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और ये क्लासेस आपको पता है रोजाना 12 बजे होती हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप, इस पे लिखा नहीं है, यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाके यानी इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं अपनी क्लास का पीडीएफ जरूर डालता हूं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, प्रिया साहनी की बात मान लो, सभी लोग इसको लाइक करो। सपना थैंक यू, सचिन थैंक यू भाई। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।